फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आपके पवन सीरीज में अतलगुत्री क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अतलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज को। दोस्तों, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट आज यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और फर्स्ट पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर सेकंड और फिर थर्ड। और दोस्तों, आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत ही आसानी से। अगर आप अच्छे से सारी वीडियोस को देख करके केवल चले जाते हैं तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल, नाम इनका याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू हुई? दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो प्रावधान था वो किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1986 में किया गया था, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में लागू की गई। और इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या है कि दोस्तों, कोई भी स्कूल हो वहां पर कम से कम 2 टीचर और 2 कमरे उस स्कूल में जरूर होने चाहिए, कम से कम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम क्यों दिया गया ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। कोई भी क्लासरूम तब तक नहीं होता जब तक उसमें एक ब्लैक बोर्ड ना हो, तो बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। और जब उस कमरे में एक बोर्ड टंग गया, इसका मतलब अब वो कमरा नहीं रह गया, वो क्या बन गया? क्लासरूम बन गया। तो इस तरीके से इस योजना का नाम ही रख दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की बात कही गई थी और इसे लागू किया गया 1987-88 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, यानी कि कम से कम चीजों में भी हम बच्चों को जो आवश्यक सुविधाएं हैं, कम से कम सुविधाएं हम उनको मुहैया करा पाए। कम से कम सुविधाओं का मतलब क्या है कि कम से कम उस विद्यालय में 2 कमरे हो, 2 टीचर हो, और जितनी आवश्यकता हो, बोर्ड, चौक, इसके अलावा जो टीएलएम की सामग्री है, कम से कम जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उस स्कूल में उपलब्ध हो। यही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, कि हर एक विद्यालय में कम से कम न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जो होती हैं हर विद्यालय में वो पहुंचे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी कि पी-मोस्ट का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो जो बातें कही गई थी उनको अच्छे से समझाने के लिए और उनको स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि उन योजनाओं को या उन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फिर देखिए, एसओपीटी कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो एसओपीटी कार्यक्रम का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। फिर है, एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? तो एसओपीटी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। तो स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स, आपने यहाँ पर 5 देख लिया, 6 देख लिया, अब यहाँ पर हम 7 देखेंगे। बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? तो बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग हैं। संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। फिर है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो यह दायित्व जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डायट को सौंपा गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए, डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 है, वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? तो कुल 22 जिले चुने गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है,
स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है दोस्तों? इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका पूरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। आपको पता है कि जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, इसमें मुख्य रूप से बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं, जो 6 वर्ष से कम के होते हैं, उन्हें विद्यालय में रहने के लिए उन्हें उस तरीके से स्कूल में लाया जाता है कि बच्चे स्कूल में रहें, बच्चे स्कूल में थोड़ा बहुत सीखें, ताकि वो कक्षा 1 में जाने के लिए बिल्कुल रेडी रहें, वो स्कूल आने के लिए वो बिल्कुल रेडी रहें। तो रेडीनेस कार्यक्रम का नाम ही इसीलिए रखा गया है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, ताकि यहाँ इससे ही हमको पता चल जाए कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। और स्कूल के लिए तैयार कैसे होंगे बच्चे? जब उन्हें उसकी आदत डाली जाएगी, क्योंकि एकाएक बच्चा 5 से 6 घंटा स्कूल में नहीं रुक सकता है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें बच्चों को विद्यालय लाना है, बच्चों को स्कूल में लाना है, बच्चे कुछ ना कुछ सीखें और टीचर कुछ ना कुछ उनको सिखाएं। और दोस्तों इसी रीजन से जो आंगनवाड़ी है उनकी स्थापना की गई। जब आंगनवाड़ी में बच्चे आएंगे, बच्चे वहां पर रहेंगे, कुछ सीखेंगे, तो कक्षा 1 में जब जाएंगे तो उन्हें बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होंगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हुए। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की बात यहाँ पर की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। बच्चों को जब कक्षा 1 में कुछ बच्चे मान लीजिए बिल्कुल नए नए आते हैं, तो उन्हें प्रारंभिक 6 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। उन्हें जो चीजें नहीं पता होती हैं वो चीजें बताई जाती हैं और उन्हें शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं प्राथमिक शिक्षा के, ताकि बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाएं और रेगुलर स्कूल आना शुरू करें और कक्षा 1 के बच्चों के साथ उन्हें फिर जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? तो जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? तो कब से? वर्ष 2002 से संचालित किया जा रहा है प्रदेश के सभी जनपदों में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होती है और उसकी सहभागिता का प्रतिशत कितना है? तो इस अभियान को केंद्र सरकार यानी कि जो सत्ता में सरकार होती है देश की, वो तथा उत्तर प्रदेश सरकार मिल करके चलाती हैं। भारत सरकार का इसमें 65% होता है और राज्य सरकार यानी कि यूपी सरकार की बात करें अगर तो 35%। तो हमारा जो देश है उसका मतलब केंद्र सरकार का 65% और हमारे राज्य सरकार का 35% हिस्सा होता है इस अभियान में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। NPEGEL बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है NPEGEL, इसका जो मुख्य काम है वो है बालिका शिक्षा को और अच्छा बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जो उपस्थिति है विद्यालय में उपस्थिति केवल और केवल नाम लिखा करके ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल में आए ही ना, बल्कि नाम लिखाने के बाद वो स्कूल में ठहरे, स्कूल में रुके और स्कूल में अच्छे से वो अपनी शिक्षा को पूरी करें, इसकी भी कोशिश होती है। और साथ ही इन बच्चियों को कुछ ना कुछ स्किल भी सिखाया जाए ताकि आगे चल करके आत्मनिर्भर बन पाए। यही इस योजना का NPEGEL का उद्देश्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए। तो महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए विकास खंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां, यानी कि ऐसी जगहों पर ये कार्यक्रम चलाया जाता है NPEGEL, ऐसी जगहों पर जहां पर लड़कियों की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता या ऐसे लोग जहां पर लोग शिक्षित नहीं है और 10% से कम साक्षरता, और शहरों में भी ऐसी मलिन बस्तियां जहां पर लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को चूज करके यहाँ पर ये योजना चलाई जाती है लड़कियों के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया जाता है? तो स्कूल चलो अभियान जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर चलाया जाता है। जिले में, ब्लॉक पर और ग्राम स्तर पर स्कूल चलो अभियान।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, स्कूल चलो अभियान कब तक चलता है? तो स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इनमें केवल लड़कियां पढ़ती हैं और इनमें इनके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था होती है, पढ़ाई की, ये वहीं रह करके पढ़ाई कर सकती हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पर देखिए 24 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? तो कब से प्रारंभ की गई? ये योजना 2004-5 में प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा 2004-5 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बाल श्रम। क्या कहते हैं? बाल श्रम। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? तो विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने का कारण मध्याह्न भोजन ही था, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे स्कूल में जो बिना घर से खाए चले आते थे, और जब स्कूलों में खाना नहीं बनता था तो इंटरवल में उन बच्चों को भूख लग जाती थी। तो वो बच्चे क्या करते थे, स्कूल नहीं आते थे या खाना नहीं मिला तो स्कूल ही नहीं आए, और स्कूल से अगर आते भी थे तो इंटरवल में वो भाग जाते थे। तो ये स्थिति जब देखी गई तो विद्यालय में ही बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से ताकि बच्चों का जो नामांकन है वो भी बढ़े और बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, यानी कि बच्चे स्कूल छोड़ करके ना जाए। ठीक है, इसीलिए एमडीएम की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मध्याह्न भोजन योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? तो कब से? 15 अगस्त 1995 से लागू की गई है। 15 अगस्त 1995 दिन बहुत अच्छा है, 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। याद रखिएगा एमडीएम योजना। तो पहले केवल राशन मिलता था बच्चों को, लेकिन अब आपको पता है कि पका पकाया भोजन स्कूलों में मिलता है बच्चों को। अब इसके बाद आगे देखेंगे, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को बाल अधिकार निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 25 नंबर है, ये 26 है, ये 27 है और ये 28 है। ठीक है, यहाँ पर नंबर गलत हो गया था। तो देखिए बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको पता है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार को इसको करना ही है और यह बच्चों का मौलिक अधिकार है। और ये किस अनुच्छेद में है? 21A में है या 21 में है। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए विद्यालय और बालकों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए, बच्चों को पूरा स्वतंत्र माहौल में शिक्षा दी जाए और सभी बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये यही कहता है कि कोई भी बच्चा किसी जात धर्म किसी लिंग किसी समुदाय का आता हो, सभी बच्चों को संविधान में देश के सभी बच्चों को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था संविधान में की गई है और ये सारे बच्चों का मौलिक अधिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो बिल्कुल नहीं प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, लॉर्ड मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया था? तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। यानी कि लॉर्ड मैकाले के अनुसार कि जो भी था वो यूरोप ही था, जो भी था वो यूरोप के लोग ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। वो अरब के लोगों को, भारत के लोगों को समझते थे कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तभी तो यहाँ पर ये चीज कही गई है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। इस तरीके से भारत के और अरब के सबके साहित्य को एक अलमारी के बराबर, यूरोप की एक अलमारी की किताबों के बराबर तौल दिया गया। और आप समझ सकते हो कि हमारे देश का जो इतिहास है वो कितना बड़ा है और हमारे देश में कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो ये बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो अंग्रेज थे आपको पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था? ये तो आपको पता ही है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों को शिक्षा देना, और कुछ लोग कौन? जो समाज के सबसे धनी वर्ग के लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग, उनको शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सके, या जो सबसे ऊपर का व्यक्ति है उससे शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर के लोगों तक पहुंचे। तो ये सोच थी किसकी? मैकाले की।
क्वेश्चन नंबर 33 है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो दोस्तों अनुदान प्रणाली। तो अनुदान का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे कोई विश्वविद्यालय है, कोई कोई संस्था है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, स्वेच्छा से अनुदान देते हैं, स्वेच्छा से लोग डोनेट करते हैं जिसके पास जो भी होता है। तो इस तरीके से ये अनुदान प्रणाली किसने शुरू की थी? हंटर कमीशन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख करिए? तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाने के लिए कोठारी आयोग की नियुक्ति 1964 में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। क्वेश्चन नंबर 36 है, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए? तो नई शिक्षा नीति शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए बनाई गई, यानी कि सभी लोगों को शिक्षा समान रूप से मिले, कोई भी किसी जाति, वर्ग, धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो, और शिक्षा में केंद्र सरकार की भी भागीदारी हो, केवल राज्य सरकार के ऊपर ही ना शिक्षा को थोपा जाए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो शिक्षा का शैक्षिक बोझ कम करने के लिए, जिसे बस्ते का बोझ कहते हैं, बस्ते का बोझ कम करने के लिए और अधिगम का स्तर सुधारने के लिए 1992 में यशपाल समिति गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। 2015-2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है क्या था? तो NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना, उनको शिक्षित करना, उन्हें विभिन्न प्रकार के हस्तकला की वस्तुएं सिखाना जिससे वे आगे चल करके आत्मनिर्भर बन सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक जो कि चली थी, इसमें इसका लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या को दूर करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए? तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना, और जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है आपको पता है कि इसी में रह करके बच्चियां क्या करती हैं, शिक्षा लेती हैं, यही रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं, पढ़ाई करती हैं। तो ये आवासीय विद्यालय होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियों जनजातियों की ऐसी लड़कियां जो शिक्षा से दूर है, जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर है, उनके लिए आवास उपलब्ध करवाना, उनको शिक्षा की सारी सुविधा देना ताकि वो पढ़ करके और समाज में अपना नाम कर सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, डीपीपी परियोजना के कार्य लिखिए? तो डीपीपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम परियोजना का क्या लक्ष्य या क्या कार्य है? तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव हो इसके लिए प्रयास करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था, याद रखिएगा 1781 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सन 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ था। ये बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को हुई थी और इसमें विश्वविद्यालयी शिक्षा के विषय में बात की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोगों के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, आपका जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सारे के सारे 7 के 7 विषय आपके सेकंड सेमेस्टर में 7 के 7 विषयों की जो मास्टर क्लास है वो आपको मिल जाएगी। मास्टर क्लास को अगर आप देख लेते हो, सारी सीरीज को सॉल्व कर लेते हो अच्छे से, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व कराई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके 90% से ऊपर तो आने ही आने हैं सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तो आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। अगर आपके पास समय कम है, आप ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो सिर्फ इतनी चीजें जितनी मैंने बताई अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे।
क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा हो गया? तो विश्वविद्यालयों का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया, क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणाम परक उत्थान को स्थापित करती है। यानी कि यहाँ पर ऐसी शिक्षा की बात की गई जो इसमें बहुत ज्यादा गुणवत्ता हो और जो दीर्घकालिक यानी कि जो अच्छे परिणाम दे। शिक्षा इस तरीके की जाए, शिक्षा में ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाए कि वो आगे चल करके बहुत अच्छे बच्चे बने या ऐसे बच्चे बने जो समाज में कुछ इनोवेटिव कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए। तो इस तरीके का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना या नहीं? तो शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इन संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया। यानी कि बच्चों को कुछ व्यवसाय की भी शिक्षा दी जाए, कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाए जो आगे चल करके बच्चे जिसको सीख करके आत्मनिर्भर बन पाए, वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा पाए। इस तरीके का विकास यहाँ पर करने की कोशिश की गई। क्वेश्चन नंबर 53 है, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा? आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 54 है, जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? तो नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। ये जनार्दन रेड्डी समिति ने बोला था, किसके लिए? नवोदय विद्यालयों के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 55 है, विद्यालयों की गुणवत्ता के संदर्भ में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? फिर यहाँ पर दोस्तों वही चीज है, यहाँ पर देखिए नवोदय विद्यालय के विषय में पूछा गया और यहाँ पर क्या पूछा गया? विद्यालयों की गुणवत्ता के विषय में। तो समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या दोस्तों कि विद्यालय में जो भी कमियां हैं, जो चीजें, जो सुविधाएं नहीं है, उसे हर हाल में सुधारना है, उन सुविधाओं को स्कूलों में करना है हर हाल में। और जब ये सब सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी, जब सारी सुविधाएं स्कूल में रहेगी, तभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। क्वेश्चन नंबर 57 है, नव साक्षरों के विषय में रेड्डी समिति ने क्या कहा? तो नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है, साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित की गई थी? तो प्रोफेसर यशपाल समिति जीवन पर्यंत स्व अध्ययन तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण, समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों में सलाह दिया गया कि बच्चों का जो बस्ते का बोझ है, किताबों को कम किया जाए, बच्चों को इनोवेटिव चीजें, रचनात्मक चीजें ज्यादा सिखाई जाए, किताबी ज्ञान कम दिया जाए, उन्हें जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो बताई जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि क्या है? तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीख या समझते हैं। उसका रीजन है कि किताबी ज्ञान अधिक दिया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल में कम समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिस बोझ का हम अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे क्या है, बच्चे बस्ते के बोझ से दबते हुए जा रहे हैं, उनमें सीखने का जो बोझ है यहाँ पर वो भी क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि
केवल और केवल किताबें ही नहीं बल्कि उनको सीखने का भी बोझ है और इस तरीके से बच्चे सीख नहीं पाते हैं क्योंकि हर एक विषय की घंटी होती है और उस छोटे से पीरियड में उस किताब को पढ़ाना है। किताब को पढ़ा करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाने हैं। टीचर के ऊपर भी बहुत सारा दबाव होता है कि जो कोर्स है उसको समय से कंप्लीट करना, जिसकी वजह से कम समय में शिक्षक भी चैप्टर को पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और इस तरीके से बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं इसको अगर हम पाठ्यक्रम को थोड़ा कम कर दें, बच्चों को सिखाना ज़्यादा शुरू कर दें, तो इस तरीके से जब हम पाठ्यक्रम को कम कर देंगे, तो बच्चों को जो सिखाने का समय वो हमें ज़्यादा मिल पाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों की पढ़ाई को और बेहतर करा पाएँगे, यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, बचपन में ही बच्चों के लिए व्यवस्था क्या है? बचपन के शुरू के दिनों से ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्गों के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। बिल्कुल सही बात है। आज के समय में बच्चे छोटी-छोटी क्लास में हैं, उन्हें स्कूल जाएँगे, स्कूल से फिर घर आएँगे, फिर उन्हें होम ट्यूशन करा दिया गया है। होम ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर स्कूल का काम पूरा करते हैं, फिर होम ट्यूशन का काम पूरा करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही सारा रोज का रोज उनका डेली रूटीन होता है। तो इस तरीके से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और केवल बस इस तरीके से ही वो क्या करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं और उन्हें उन्हें छुट्टियाँ भी बहुत कम मिलती हैं और इसका रीज़न इससे बहुत सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर क्या हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर बहुत पढ़ाई का प्रेशर पड़ रहा है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? तो पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है कि हाँ, अगर 20 चैप्टर हैं, तो इन 20 चैप्टर को कैसे जल्दी-जल्दी हमको पढ़ा करके बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखा के इसको खत्म करना है और किताब पूरी फिनिश करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है। बस यही नियम बन गया है, जो कि बहुत गलत है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं है, बस केवल और केवल कोर्स पूरा कराया जा रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। ना तो बच्चा कुछ सीख पा रहा है और ना तो कुछ समझ पा रहा है, केवल क्वेश्चन आंसर रट रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं? तो स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाला प्रतीत होता है, क्योंकि केवल बच्चे कोर्स पूरा करने जाते हैं स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 64 है, हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है कि 20 चैप्टर हैं, तो इन 20 चैप्टर्स को हर हाल में पढ़ करके जाना है और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और इसमें से जो बच्चा अच्छा नंबर पा गया वो बहुत तेज है, जो अच्छा नंबर नहीं पाया वो बहुत कमजोर है। तो इस तरीके से सारे बच्चों पर एक लेवल कर दिया जाता है कि जिसकी रटने की क्षमता अच्छी है वो बच्चा तेज हो गया। तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी कि पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। तो 1990 में लिया गया था पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय 1990 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एसओपीटी किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत विद्यालय के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को एसओपीटी के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ 1993-94 से किया गया। क्वेश्चन नंबर 67 है, एसओपीटी कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रतिवर्ष 4.5 यानी कि 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रतिवर्ष था और 1993-94 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना चाहिए या खोलना शामिल किया गया तथा लगभग 5,000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए। इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना है इसका मुख्य कार्य पूछा गया, तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं सभी का स्कूल में एडमिशन हो, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। ये किसका काम है? बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी आपको 2 पार्ट और पढ़ने हैं, तब आपका ये पूरा जो आपका सेकंड पेपर है पवन सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी
और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और जो मैंने नोट्स बनवाए हैं सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हर विषय की मास्टर क्लास मिल जाएगी। मास्टर क्लास को देख करके आप सारे के सारे पूरे के पूरे विषयों का अपने रिवीजन कर सकते हैं आसानी से, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ईयरफोन लेना है, कान में लगाना है और सारे के सारे वीडियोस को सुन डालना है और अपना काम करते करते भी अगर आप सुनते हो तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 है, डीपीईपी परियोजना के मुख्य कार्य क्या हैं? तो डीपीईपी परियोजना के दो मुख्य कार्य हैं, भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना और उनके ह्रास और अवरोधन में कमी लाना। तो इस तरीके से यहाँ पर डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य है कि बच्चे स्कूल में ठहरे, वो स्कूल ना छोड़ें और जो प्राथमिक शिक्षा है इसको और अच्छा करना, यानी कि इसका विस्तार करने का मतलब है कि सुख सुविधाओं को और बढ़ाना विद्यालयों में ताकि बच्चे स्कूल में ठहरें। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।